इस बार की एनसीईआरटी तो ऐसी आ गई है कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वन टॉपिक with 129 subscribers till the date. We are waiting and hoping that one day we reached at the mark of 1000 subscribers. So जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल, क्लास 9th के लिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को समझेंगे हम और कुछ बेसिक चीजों पे, बेसिक यूनिट्स पे, बेसिक टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर के लिए काफी काम आएंगे आपके। तो पहले कुछ की कंसेप्ट्स जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। की कंसेप्ट्स, तो सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जानेंगे। उसके बाद हम 5 नंबर का एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आफ्टर दैट दुनिया में डेमोक्रेसी कैसे चलती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, इन द एंटायर वर्ल्ड। और उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी सबसे पहले कैसे आया और इंडिया में कैसे पहुंचा। यानी हमारा टॉपिक हो सकता है रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। उसके बाद एक और 5 नंबर का बेहतरीन टॉपिक, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को हम समझेंगे। और एट द एंड जाते जाते हम आखिरी टॉपिक में इंडिया क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है डेमोक्रेसी को लेकर, ये भी हम समझेंगे। तो दीज आर द टॉपिक, ये आप लिख सकते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम डेमोक्रेसी की मीनिंग, उसके फीचर्स, डेमोक्रेटिक सिस्टम किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में काम करता है, इंडिया में इसके क्या रूट्स हैं और इसके कौन से टाइप्स होते हैं, और साथ में डेमोक्रेसी के चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में क्या है, आपको नोट्स बनाने की, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं कुछ चीजें आपको बता दूंगा। वैसे आपकी पूरी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और फिर अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, किसी और के नोट्स की तो खैर जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो ये डबल स्टडी हो जाएगी, जो कि आपके बहुत काम आएगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, उतारा नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट का एक नुकसान ये है कि मोबाइल की गैलरी में बस पड़ा ही रह जाता है, तो ज्यादातर चांसेस यही आपको रखने हैं कि इसको आपको, जो भी मैं चीजें यहाँ लिखवाऊंगा या जो भी चीजें बताऊंगा, उसको आप जरूर उतारेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की। हमें बचपन से 55 तक यही सिखाया गया है, डेमोक्रेसी होता क्या है। आपने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन सुनी होगी और आपके मन में इस समय वो आ भी रहा होगा जैसे ही मैंने पूछा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। मैं आपको बताता हूं इसमें कुछ बेसिक चीजें, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हेडिंग डाल लेते हैं हम, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए पहले इसको मैं आपको बैक में ले चलता हूं। 20वीं सेंचुरी के आसपास की अगर बात करें तो एक राइनहोल्ड नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान की जो कैपेसिटी होती है वो डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाती है। यानी अगर किसी के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो इनजस्टिस या इसके जैसी दूसरी चीजों को जो उसके लिए जरूरी हो, उसकी कैपेसिटी तक जरूरी हो, तो वही डेमोक्रेसी को जन्म देती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये लैंग्वेज, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा 2 पार्ट्स में बांट दूं, एक वर्ड है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल, लोग, और दूसरी तरफ है क्राटोस। क्राटोस का मतलब होता है पावर, यानी पीपल्स पावर। डेमोस मतलब पीपल एंड देन क्राटोस मतलब पावर।
तो डेमोक्रेसी दो वर्ड से बना हुआ है, और एक एक्चुअली में आप जितने भी साइंटिफिक वर्ड देखेंगे या जितने भी रूट वर्ड्स देखेंगे वो सारे के सारे ग्रीक वर्ड से आए हुए हैं। ठीक उसी तरीके से डेमोक्रेसी भी ग्रीक वर्ड का ही एक पार्ट है, और ग्रीक में इसे डेमोक्राशिया बोलते हैं, डेमोक्राशिया। तो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है डेमो और क्राटोस। डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्राटोस मतलब पावर। यानी हम ये भी कह सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि एक ऐसा रूल जो कि लोगों के द्वारा चलाया जाता है, रूल बाय द पीपल। बहुत ही सिंपल है। अगर इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताई जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी जो आपके ऊपर शासन करेगा, जो आपके ऊपर रूल करेगा, वो आपके द्वारा ही चुना जाएगा, यानी इलेक्टेड बाय द पीपल। बहुत सिंपल सा है। तो इसको आप बना के तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी लोग ही चुनते हैं उनको जो उनके ऊपर शासन करेगा। अब इसमें सभी लोग नहीं आते हैं एक्चुअली, क्योंकि मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है, वो तो नहीं चुनने जाएगा कि उसके ऊपर कौन शासन करेगा। तो ऑफ कोर्स द वर्ड अडल्ट्स। अब अडल्ट्स मानने के अलग अलग देशों में अलग अलग परिभाषा, अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। बहुत सही बात है। अब जैसे मान लीजिए कि अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब मैंने कहा कि रूल बाय द पीपल, बट देयर आर मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कई और भी टाइप होते हैं। डेमोक्रेसी ही जरूरी नहीं है कि हर देश, हर कंट्री डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करे। इसमें अब कई देश मोनार्की सिस्टम, मोनार्की जैसा कि आप जानते होंगे शायद, मोनार्की का मतलब होता है राजा का शासन, वेयर द कंट्री इज रूल्ड बाय द किंग। एक देश के ऊपर एक राजा का शासन होता है। एक बहुत मतलब राष्ट्रपति है हमारे, बहुत फेमस राष्ट्रपति है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी एक और डेफिनेशन हो सकती है, आप अब्राहम लिंकन का नाम लिखकर अगर इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आने की पूरी गुंजाइश है। यानी आप लिख देंगे डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप ऑफ द पीपल, ये 3 वर्ड याद रखें, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। यानी द पीपल तो सब में ही है, बस आपको ऑफ, बाय और फॉर का याद रखना है। और मेरे हिसाब से आज तक की सबसे सिंपल डेफिनेशन है जो कि अब्राहम लिंकन ने दी है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्वाइट इजी डेफिनेशन। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, समय समय पे जरूरी नहीं है हर कंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करे या डेमोक्रेसी को सही माने, और डेमोक्रेसी को सही मानने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस समय पे इलेक्शंस होना जरूरी नहीं था, और डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत जरूरी है। यानी अगर इलेक्शन नहीं है तो आप किसी कंट्री को यह नहीं बोल सकते कि वो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से लागू कर पा रहा है। हिस्ट्री में कई ऐसे आपको चीजें देखने को मिलेंगी, फ्यूचरिस्टिक चीजें, जिसमें आप अलग अलग देशों के बारे में ये जान पाएंगे। जैसे कि अगर आपको याद हो, जर्मनी में नाजिज्म का कब्जा था। नाजिज्म में क्या होता था, वहां पे हिटलर थे। हिटलर अपनी मर्जी से जिसको चाहे अपनी कंट्री में रख सकता था, जिसको चाहे मार सकता था। तो क्या हिटलर के शासन को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जवाब आपका बिल्कुल यही होगा कि नहीं कह सकते, क्योंकि हिटलर एक तानाशाह, हिंदी में तानाशाह यानी एक डिक्टेटर था। वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो करता था। या इसी तरीके का एक और तानाशाह डिक्टेटर जिसका नाम मुसोलिनी था। अगर आप सर्च करेंगे हिस्ट्री में तो आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी क्या नहीं हो सकती वो मैं आपको बता देता हूं। जहां कोई सिंगल पीपल रूल कर रहा हो, सिंगल पीपल का रूल हो, और वो बिना किसी से पूछे सारे फैसले ले रहा हो, या फिर एक ऐसी गवर्नमेंट जो ऑटोक्रेटिक हो, जिसमें सारे फैसले किसी एक पर्सन के द्वारा लिए जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो नहीं हो सकता डेमोक्रेसी। बहुत सिंपल सी बात है।
अब इसके अगर हम हिस्ट्री में जाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा, तो अगर आप डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले ग्रीक से बात करते हैं क्योंकि ये वर्ड ग्रीक का ही है। ग्रीक में उस समय पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी। अब एक नया वर्ड आया हमारे सामने, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूएएफ। क्या होता है ये वर्ड? अलग अलग देशों में उम्र एक तय कर दी जाती है, देयर इज अ एज क्राइटेरिया फॉर वोटिंग, कौन लोग होंगे जो वोट देंगे। उसके अलावा कहीं कहीं पे एज के अलावा सेक्स भी डिसाइड कर दिया जाता है, सेक्स इन द सेंस फीमेल या मेल। कहीं कहीं पे सोसाइटी में क्लासेस भी डिफाइन कर दी जाती है कि सिर्फ हाई क्लास के लोग वोट करेंगे या लोअर भी वोट करेंगे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब अलग अलग देशों में इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रीक में किसी समय पे विमेंस को राइट नहीं था और साथ में फॉरेन से आए हुए लोगों को भी राइट नहीं था वोट देने का। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले दुनिया में किसने वुमेन्स को राइट दिया, अगर सबसे पहले बात की जाए तो 1971 में स्विट्जरलैंड ने वुमेन्स राइट दिया, वुमेन्स वोटिंग राइट। ठीक है, तो ये तो रही हिस्ट्री की बात। तो हर गवर्नमेंट या हर देश अपने हिसाब से इन चीजों को लागू करता है, यानी हर गवर्नमेंट अपने लोगों के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लगाता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि कौन से लोग वोट दे पाएंगे और कौन से लोग वोट नहीं दे पाएंगे। कई ज्यादातर देशों में वैसे ये उम्र, जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं बेसिकली, तो इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति या महिला जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है उसको वोट देने का अधिकार है। शी और ही कैन वोट, ओके, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। इंडिया की जनसंख्या आपको मालूम है 140 करोड़ देशवासी हैं हम। खैर अभी तक तो जनसंख्या की रिपोर्ट नहीं आई है, बट एज पर प्रीवियस सेंसस उसके हिसाब से हम 140 करोड़ लोग हैं। तो 140 करोड़ में जैसा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है 96.8 करोड़ वोटर हैं 2024 में, 2024 के सेंसस के हिसाब से, वोटिंग सेंसस के हिसाब से हमें पता लगता है। ठीक है, तो इसमें 96.8 करोड़, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कई देशों की जनसंख्या भी इतनी नहीं है, यानी कई सारे कंट्रीज की पॉपुलेशन मिला के उतने तो वहां हमारे यहाँ सिर्फ वोटर्स है। तो इंडिया की बात करें तो ऑफ कोर्स इंडिया में डेमोक्रेसी है, यानी इसमें लोगों के द्वारा गवर्न किया जाता है, यानी लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है कि उनके ऊपर कौन गवर्न करेगा। तो हमें डेमोक्रेसी मिली कैसे? अगर मैं डेमोक्रेसी के इंडिया की रूट्स की बात करूं तो डेमोक्रेसी की शुरुआत अगर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद, जैसा कि आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट के चंगुल से हम आजाद हुए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ के जितने भी लीडर्स थे उन लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा रूल होना चाहिए जिससे कंट्री को चलाया जा सके बहुत अच्छे तरीके से। तो इस डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि आप जानते होंगे एक बुक है जिसमें लॉ वगैरह है, तो इंडिया में इसको स्टैब्लिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। अब इसके 2 डेट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, एमसीक्यू में काम आएगा। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार कब हुआ, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, यह है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। उसके बाद ये अप्लाई कब हुआ, लागू कब हुआ, यानी किस दिन के बाद से ये अप्लाई हो गया, तो 26 जनवरी, जस्ट आफ्टर अ मंथ, 26 जनवरी 1950, इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो दो डेट्स आपके सबसे पहले पेज पे ही आ गई है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन वैसे करता क्या है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे काम करता है। सबसे पहला काम तो उसका एक बुक है
जिसमें बहुत सारे लॉ है, रूल्स ऑफ लॉ है। उसके अलावा एक बेसिक चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछी जाए तो वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट्स यानी उस हमारे भारत में रह रहे सारे नागरिकों को ये अधिकार दिए जाते हैं ताकि उनका शोषण ना हो सके, उनके साथ कुछ बुरा ना हो सके। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि हमें बाय बर्थ ही मिल जाते हैं, चाहे हम किसी रिलीजन के हों, चाहे किसी कास्ट के हों, किसी सेक्स के हों, हमारा प्लेस ऑफ बर्थ कहीं भी हो, हम बंगाल में पैदा हुए हों, हम तमिलनाडु में पैदा हुए हों, कहीं भी पैदा हुए हों, ये फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें पैदा होते ही ऑटोमेटिकली दे देता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब यहां पे क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेमोक्रेटिक जो है ये अचानक ही नहीं आया। डेमोक्रेसी की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि हम एक लंबे अरसे तक, लगभग मान लीजिए आप 200 साल के आसपास तक हम अलग अलग विदेशी यूरोपियंस कंट्री के कॉलोनाइज थे, उन्होंने हम पे अधिकार कर रखा था और हमें आजादी क्या होती है नहीं मालूम था। तो जिस दिन हम आजाद हुए, हमारे यहाँ के नेताओं ने यह सोचा कि अगर इस समय भी फिर से डिक्टेटरशिप या कुछ ऐसा आ जाएगा तो लोगों को थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी। एक तो हम अभी भी आजाद हुए ब्रिटिश के चंगुल से और वापस हम किसी और के गुलाम हो जाएं, तो इससे बेहतर है कि हम डेमोक्रेटिक हो जाएं, यानी ऐसे रूलर्स को चुने जिन्हें लोग पसंद करते हो। तो इसके पीछे हमारी हिस्ट्री, बहुत बड़ी हिस्ट्री है और सबसे बड़ी हिस्ट्री है कॉलोनाइजेशन, यानी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट, फ्रेंच, डच, एक लंबे समय तक हम कॉलोनीज थे यूरोपियन कंट्रीज के। और थोड़ा पीछे जाएं, यूरोपियन जब आए थे भारत में, उससे पहले भी हमारे यहां बहुत सारे किंग, राजा महाराजा का शासन था, बहुत सारे वेद लिखे गए थे, उन सभी में भी ये जिक्र है, ऐसा मेंशन है। जैसे कि आपके यहाँ पे देखिए ऋग्वेद का एक सूक्त दिया हुआ है 10.191.3 का, जिसमें लिखा हुआ देयर इज अ काउंसिल इज वन एंड द सेम, देयर असेंबली इज वन, देयर माइंड इज वन एंड देयर इंटेंशन टुगेदर इज वन। आई इन्वोक फॉर यू द सेम गाइडिंग रिजॉल्व विद अ कॉमन ऑफरिंग ऑन योर बिहाफ, आई मेक द ऑब्लेशन ऑन योर बिहाफ। मतलब ये एक सूक्त है ऋग्वेद का और इसमें भी ये लिखा हुआ है कि सबको इक्वल रहना है, सभी एक असेंबली का हिस्सा है, सभी एक ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, अगर सब काम कर रहे हैं तो एक ही दिमाग के स्तर के नीचे काम कर रहे हैं, सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये साथ मिलकर काम करने का मतलब क्या है? वैदिक पीरियड में साथ मिलने जैसी चीजों को अलग अलग शब्दों से देखा गया। जैसे कि कुछ वर्ड्स बता देता हूं, की वर्ड्स जो उस समय पे यूज हो रहे थे डेमोक्रेसी जैसे, बिल्कुल सिमिलरिटी वाले वर्ड्स, जैसे कि सभा। सभा क्या होता है आप जानते होंगे, सभा का मतलब है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल आपस में बैठ के किसी चीज का डिस्कशन कर रहे हैं किसी मैटर पे। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है समिति, इसका भी यही मतलब है। उसके अलावा एक वर्ड है विधाता। विधाता का मतलब है डिसीजन मेकिंग, यानी सभी लोग चाहे एक सभा में हो, समिति में हो या विधाता में हो। विधाता वर्ड से निकला हुआ एक और शब्द है विधानसभा, आपने सुना होगा। ठीक है, तो उसमें भी यही होता है जिसमें लोग इकट्ठे बैठते हैं एंड दे विल डिस्कस अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी वर्ड भी यहीं कहीं से ही लिया गया है। अब एक ऐसा ही वर्ड्स आपके इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ऐकमत्य सूक्तम का है ऋग्वेद से, और उसमें भी यही डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा गया? कलेक्टिव थिंकिंग। कलेक्टिव थिंकिंग, देखो वैसे ये थोड़ा सा बोरियत लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, अगर क्वेश्चन आ जाए, ये क्या क्वेश्चन आ जाए कि हिस्ट्री में डेमोक्रेसी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया सभा या फिर समिति, विधाता, इन सभी शब्दों में एक ही बात कही गई है, कलेक्टिव थिंकिंग, यानी सभी लोग मिलकर किसी एक चीज पे डिस्कशन करेंगे, सभी लोगों का एक पर्पस होगा, सभी लोगों की वैल्यूज का सम्मान किया जाएगा, सारे ट्रेडिशन का सम्मान किया जाएगा,
तो इंडिया में डेमोक्रेसी के रूट्स बहुत पुराने ओल्ड एज टाइम से चलते हैं, इवन दो अंग्रेजों के आने से पहले या फिर किसी और राजा महाराजाओं के हमारे देश पर कब्जा करने से भी काफी पहले। ठीक है, उसके अलावा आपने एक और बहुत कॉमन लाइन सुनी होगी, वसुधैव कुटुंबकम। ये आपकी बुक में नहीं है, बट इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी ये दुनिया हमारी फैमिली है, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये भी लाइन जो है इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप लिखोगे वासुदेव कुटुंबकम, तो एंशिएंट टाइम में हमारे यहां इसका यूज किया जाता था। संस्कृत वर्ड है एक, इसका मतलब होता है वन फैमिली। इसका मतलब है वन फैमिली, एक फैमिली। ठीक है, ये उस समय पे कहां से लिया गया? दीज आर द आर्यन डेमोक्रेसी। तो कुल मिलाकर डेमोक्रेसी का मतलब हमें यह समझ में आया जिसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेंट हो। जैसा कि मैंने आपको वैदिक पीरियड में बताया, वैदिक पीरियड में सभा, समिति, विधाता जैसे शब्दों का यूज किया जा रहा है, जिन सबका मतलब एक ही चीज है, कलेक्टिव थिंकिंग, एक साथ मिलकर सोचना। थोड़ा और पहले जाते हैं, बिफोर कॉमन एरा। 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 400 बिफोर कॉमन एरा, लगभग 200 साल तक हमारे यहां इंडिया में होते थे बेटा महाजनपद। अब मैं आपको बता देता हूं, मैं क्लास 8 को ये पढ़ाता हूं। महाजनपद क्या है? छोटे छोटे जनपद, यानी छोटे छोटे ऐसा समझ लो जैसे अभी इस समय पे जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स मिला के एक स्टेट्स बनता है, एक स्टेट के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे ही एक महाजनपद के अंदर बहुत सारे जनपद होते हैं और इन महाजनपद के ऊपर एक रूलर होता है। फिर कई सारे महाजनपद के रूलर मिला के एक एम्परर को खड़ा करते हैं, एक एम्परर बनाते हैं। तो पुराने समय में जब महाजनपद था 600 बीसी से 400 बीसी के 200 साल के टाइम पे, उस समय पे जैसे वज्जी मान लेते हैं, वज्जी रूलर कोई एक क्या बोलते हैं उसे, डायनेस्टी, वज्जी डायनेस्टी, यस। तो उस समय पे महाजनपद होते थे। अब उस महाजनपद में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि रूलर हेरिडेटरी हो, यानी एक व्यक्ति अगर है तो उसका बेटा ही रूलर बनेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये मैं वज्जी डायनेस्टी की बात कर रहा हूं। जबकि उस समय लगभग 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक भी रूलर्स को इलेक्ट किया जाता था। हाँ बिल्कुल, ये चौंकाने वाली बात है। ये वज्जी डायनेस्टी का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप गूगल पे जाके इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रूलर्स हेरिडेटरी नहीं होते थे, मतलब बेटे का मतलब बाप का बेटा ही अगला राजा बनेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं था, लोग चुनते थे। तो इस डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं ये वज्जी डायनेस्टी से भी, वज्जी डायनेस्टी के टाइम पे बारे में भी है, उस समय के बाद। उसके अलावा इसके बारे में आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी मिलेगा देखने को। बुद्धिज्म अशोक के टाइम पे बहुत अपने पीक पोजीशन पे था और अशोक ने इसको फैलाने का काम भी किया, है ना। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, या ये वज्जी डायनेस्टी के बारे में भी उस समय पे लिखा हुआ है। या फिर आप शाक्य के समय की बात कर लो, जितने भी मतलब जो किंग था उसको इलेक्टेड किया जाता था, जितने भी एल्डर्स मेंबर हैं उसके, मतलब राजा के अंडर में जितने भी एल्डर्स मेंबर है वो अगले राजा को चुनते थे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब ये डेमोक्रेसी का कुल मिला के पुराने समय से चला आ रहा है। या फिर हम ओल्ड एज इंडिया की बात करें तो पंचायत सिस्टम के बारे में भी आप जानते होंगे। पंचायत सिस्टम में क्या होता है, गांव के जितने भी सदस्य होते हैं वो अगले व्यक्ति को चुनते हैं, ठीक है, ताकि वो समाज के छोटे मोटे कामों को कर सके। ठीक है, तो इसके रूट्स आपको बहुत पुराने मिलेंगे, चाहे बुद्ध में देख लो, चाहे आप 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश के टाइम की बात देख लो, ये 1947 1946 के बारे में बताया मैंने आपको अभी जस्ट पीछे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लिखा गया और कब ये लागू हुआ, इंप्लीमेंट कब से हुआ। ठीक है, तो इसमें एक डेट आता है 26 नवंबर का और दूसरा डेट आता है 26 जनवरी 1950 का। ठीक है, ये बातें आपको खासकर ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत पुरानी चीज है, ये तो वैसे बच्चों को भी रटी होती है आजकल, तो ये क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना दिन लगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। 2 साल 11 महीने
और 18 दिन 18 डेज ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में लगा है। ड्राफ्ट। एक और खास बात बता दूं मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, मान लो कि कोई बुक बनानी है, तो कोई बुक बेटा यूं ही नहीं बन जाती, उसके लिए कई सारे लोग आपस में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर उसका एक पैटर्न तैयार करते हैं। पैटर्न तैयार करने के बाद फिर से डिस्कशन होता है कि क्या उसमें कुछ चेंजेस आना है या नहीं आना है। अगर उस बुक में कुछ गलतियां होती है तो फिर उसमें बदलाव किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं। फिर वो अगले लेवल पे जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या कुछ नया ऐड तो नहीं करना है, फिर वो भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक असेंबली होती है, एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो ये डिसाइड करता है कि ये किस तरीके से बनेगा। तो इसको कहा जाता है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया और उसे भी डिसाइड किया गया किन लोगों के द्वारा, उन सभी के मेंबर्स को कहा गया CAD, कैड। कैड का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ठीक है। यानी इसमें जितने भी रूल्स डाले गए डेमोक्रेसी में, उसको बनाने के लिए उस पर बहस हुई। पहले तो कैड के मेंबर्स ने इसमें बहस की, इसको फ्लेक्सिबल बनाया ताकि ये बहुत चेंज भी हो जाए, इसको रोबस्ट बनाया ताकि इसको चेंज करना मुश्किल भी हो जाए, इसको ट्रांसफॉर्मेटिव बनाया यानी ये बदल जाए, और रिस्पॉन्सिव बनाया यानी ये किसी भी वक्त में, जैसे मान लीजिए 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस समय पे हमारे यहाँ मार्केट में ना टेलीविजन था, ना ऑनलाइन क्राइम जैसी चीजें थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया गया है ताकि उसमें कभी भी, वो मोल्डेड है, उसको आप मोल्ड कर सकते हो, लेकिन इतना भी मोल्डेड नहीं है कि उसके सारे रूल्स को आप अचानक ही चेंज कर दो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कुछ खास बात है। उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और फर्टिनिटी प्रोवाइड करता है। इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, ये चीज आप मेंशन कर लेंगे। आर्टिकल 368 में कुछ चीजें मेंशन है, इसके लिए आप इसको लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, इन सब चीजों को बचाने के लिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी चेंज कर सकते हैं। एक शब्द होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चे चेंज लाना, बदलाव लाना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं है 1947 में जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना था वही सेम टू सेम एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन आज भी काम कर जाए, नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए समय समय पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, यानी बदलाव होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। कुछ चीजें हटाई भी जाती हैं, कुछ चीजें जोड़ी भी जाती हैं, ठीक है। तो अमेंडमेंट जरूरी है। अमेंडमेंट के लिए कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं हम? 368 आर्टिकल का यूज करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, चलो फिर इसी बात पे और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से सिद्धांत है, ये काम कैसे करता है, इसके पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, यानी डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करता है, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल, सिद्धांत है। सबसे पहला है पॉपुलर सॉवरेनिटी। इसका मतलब यह होता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, यानी हर 18 साल से उम्र का बंदा, बच्चा वोट दे सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके पास राइट टू वोट है। तो इस राइट टू वोट को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इस नाम का आपको ध्यान रखना है। ये हमें राइट टू वोट का अधिकार देता है और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो पहली चीज हो गई, हमें सॉवरेनिटी प्रोवाइड करता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी।
दूसरा प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। एक वर्ड है बच्चे रूल ऑफ लॉ में, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर होंगे। कानून यानी लॉ सबको सेम प्रोटेक्शन देगा। अगर उस लॉ का वायलेट किया जाता है, उस पर कुछ डिस्प्यूट है, अगर लगता है आपको कि कोई उस लॉ को मान नहीं रहा है, ठीक है, और इसमें भी सबसे पहले आप ये जान लो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून सबसे ऊपर है और कानून की नजर में सब बराबर है, लॉ की नजर में सब बराबर है, चाहे वो कितना रिच हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ हमें ये रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है। इसमें हर व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वो खुद का संरक्षण यानी खुद को प्रोटेक्ट कर सके, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, और किसी भी इंडिया में रह रहे किसी भी सिटीजन को पनिश नहीं किया जाएगा बिना प्रोसेस के। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि चोर ने चोरी किया तो कह देगा यार मेरे को पनिश नहीं करना, मेरा तो राइट है। नहीं नहीं नहीं, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा पनिशमेंट के लिए भी। किसी को भी यूं ही बस उठा के ले जाए, जेल में बंद कर दिया, उसको बताया नहीं कुछ भी, उसके कोई राइट्स, तो सारे राइट्स ऐसे नहीं छीने जा सकते हैं। यानी जस्टिस दी जाएगी, जस्टिस डिलेज बट जस्टिस डन, ठीक है, यानी जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड चीज है हमारे पास प्रिंसिपल में फंडामेंटल राइट्स। तो पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले बच्चे आपको याद रखना है पॉपुलर सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मिलेगी हमें। उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है बच्चे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कानून का शासन रहेगा, ठीक है, अपना अपना शासन लेके नहीं आना है बिल्कुल भी। तीसरी चीज हमें मिलती है फंडामेंटल राइट्स, और ये पेपर के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? सबसे पहला फंडामेंटल राइट है हमें राइट टू फ्रीडम, नहीं सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, सॉरी फॉर दैट, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के लिए आप आर्टिकल याद कर लेंगे, आर्टिकल 14 से 18। उसके बाद आपके पास है राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार, आप अपने हिसाब से पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, यह आर्टिकल मिलता है 19 से 22 तक। उसके बाद है आपके पास तीसरा, थर्ड, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं, मंदिर खोल सकते हैं, मतलब किसी और की जमीन पे नहीं, खुद की जमीन पे ही, या फिर जो भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया उस पे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। अब इसमें एक बच गया 23 से 23 से 24 तक का, इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका कहने का मतलब यह है कि आपको कोई भी जबरन अपना स्लेव गुलाम नहीं बनाएगा, आपसे जबरदस्ती काम नहीं कराएगा, ठीक है। आप अपने घर में जाके मत ये बोल देना कि भाई मेरे से मत करवाओ कि मेरे को राइट्स मिले हुए हैं, मेरा एक्सप्लॉइट कर रहे हो, नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं है। एक्सप्लॉइट करने का मतलब है किसी को गुलाम बना लेना अपना, किसी से जबरन काम करवाना, है ना, किसी के बॉडी का मिसयूज करना, तो ये एक्सप्लॉइटेशन से हमें बचाता है आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम जो है हमें रिलीजन वाला, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रमोट कर सकते हैं, हम पूजा पाठ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, ये 25 to 28 है। फिर उसके बाद हमें मिलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, अपनी कल्चर को फॉलो करने का अधिकार है, अपने रीति रिवाजों को, जो कस्टम्स है उसको मनाने का अधिकार है। जैसे हिंदू दिवाली मनाते हैं, मुस्लिम लोग अपने त्योहार मनाते हैं, क्रिश्चियंस और सिखिज्म का अपना अपना त्योहार है, अपने अपने फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है 29 और 30 हमें कल्चरल और एजुकेशन राइट देता है, पढ़ने लिखने और अपने कल्चर को फॉलो करने का अधिकार। सबसे लास्ट वाला जो है वो सारे राइट्स की सेफ्टी करता है, उसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब बता देता हूं, इसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर, दिस इज द आर्टिकल नंबर, देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, यह है आर्टिकल नंबर 32, सबसे लास्ट वाला। अब इसके बारे में मैं कुछ खास बातें बता देता हूं। वैसे तो सारे आर्टिकल खास हैं, बट जो आखिरी 6th आर्टिकल है, पहले तो 7 तक होता था, राइट टू प्रॉपर्टी भी होता था, प्रॉपर्टी वाला हटा दिया गया बाद में अमेंडमेंट करके। और अमेंडमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना होता है तो उसके लिए अमेंडमेंट करते हैं। और अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है, जस्ट अभी बताया मैंने, आर्टिकल नंबर 368। वेरी गुड। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, ये हमारे ऊपर जितने भी अधिकार दिए हुए हैं, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हो, इन सभी की रक्षा करता है। रक्षा करने का मतलब है प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई भी किसी पद पे आसीन व्यक्ति अगर हमारे राइट्स छीनने की कोशिश करता है तो हम इसके लिए लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए तरीका क्या है, लड़ने का तरीका ये नहीं है कि हम हथियार उठाएंगे और उसके पास जाएंगे। लड़ने का तरीका ये है कि हम जाएंगे कोर्ट के पास। कोर्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। हम इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर अलग अलग चीजों पे जा सकते हैं। अब जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे क्वो वारंटो, मिंडामस, ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो इसके अंदर लॉज हैं उसके बारे में, जो नियम और कानून है उसके बारे में आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और खास बात बताओ तुम्हें, ये जो कल्चरल एजुकेशनल राइट है आर्टिकल नंबर 29 और 30, इसमें जो एजुकेशनल राइट्स है उसको कंपलसरी कर दिया गया है। कंपलसरी कहने का मतलब है हर बच्चा जो स्कूल गोइंग है, जिसकी उम्र 6 से लेकर 14 साल के बीच में है, उसको एजुकेशन का राइट है। और इस एजुकेशन राइट के अंडर में गवर्नमेंट सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार जो हमें मिलते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ अपने देश के लिए काम भी है, यानी इस देश में अगर हम रहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। फंडामेंटल राइट्स तो हमें मिलते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हमें करना होता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, उसको आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, तो ये भी बहुत सारा बाकी भी है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी बताऊंगा। आपकी बुक में अभी तक आया हो चाहे ना आया हो, बट ये क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से इसको आपको लिख लेना चाहिए। वीडियो को पॉज कर करके लिख लेंगे आप। पहले मैं इसके हेडिंग्स लिखवाऊंगा और फिर इसके अंदर की चीजें भी मैं समझाऊंगा। हेडिंग लिखने से फायदा ये होगा कि आप इसके अंदर गूगल पे सर्च करके भी लिख सकते हैं। वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी भी नहीं मिलेंगी, आपको मल्टीपल वेबसाइट्स का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपको जो बताऊंगा उसमें एक साथ ही आपको सारा मिल जाएगा, आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको हेडिंग्स लिखवा दूंगा और उस हेडिंग्स को की डेफिनेशन आप इजीली समझ भी जाएंगे और अपने शब्दों में फिर आप लिख भी सकते हैं। ओके, तो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की खास बात में है इसमें फाइनल डिसीजन जो है, फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा सारे डिसीजन लिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है वो लोग हमारे लिए सारे डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी मन मर्जी का करेंगे। वो डिसीजन जितने भी होंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलायबल होंगे, उसको पूरा करते होंगे। ये नहीं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप चीजें कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो जो लोग, जिन लोगों को हम चुनते हैं
उन लोगों को आंसरेबल बनना पड़ता है, यानी उनको हर चीज का जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, फाइनल डिसीजन कौन लेता है? जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं। सेकंड, हमारी डेमोक्रेसी का एक सबसे तगड़ा फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वैसे इसके बारे में अगर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि ना तो ये फ्री है ना फेयर, और क्या नहीं है ये आप खुद समझते हैं, ठीक है। यानी वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि इलेक्शन फ्री होंगे। फ्री और फेयर कहने का मतलब है कि जो वोटर है वो ऑनेस्टली अपना वोट करेंगे, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी पावर के प्रेशर के। उसके अलावा ये इस चीज के लिए किसी से पैसा भी नहीं लेंगे। इलेक्शन टाइम टू टाइम होंगे, फ्री एंड फेयर। फेयर मतलब है सही तरीके से होंगे। ऐसा नहीं है कि धांधली करके, वोट चोरी करके, वोट खरीद के आप जीत जाते हैं। हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा लिखा नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। थर्ड है यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज, इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया अभी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सेम यही भी मतलब है। हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, चाहे वो किसी कलर का हो, किसी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, धर्म का मतलब, या किसी भी जेंडर का हो, मेल हो या फीमेल हो, उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। हर वोट की एक वैल्यू। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे हैशटैग आप इसे इसके बीच में आप चाहें तो डाल सकते हैं। इंडिया में लोगों को वोट देने का अधिकार कब मिला? इंडिया में 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, तब हमें वोट डालने का अधिकार मिल गया। उस समय पे वोट डालने की उम्र जो थी वो 21 साल थी 1950 में। बाद में इसे घटा के कब घटाया गया? जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना होता है तो उसके लिए किए जाते हैं अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स किया गया 61, और इसमें 21 साल की उम्र को घटा के 18 साल कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए आपकी बुक में नहीं है, बट इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका लिखना बहुत जरूरी है चीजों को। ओके, तो 3 चीजें हमने बता दी। फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा? जिन लोगों को हमने चुना है। सेकंड, इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए। थर्ड, यूनिवर्सल सफरेज में हमने पढ़ा कि किस तरीके से 18 साल या उससे उम्र के ऊपर के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। लेकिन यह हमेशा से नहीं था। जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 में और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो 21 साल या उससे ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार था। बाद में संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 61वां अमेंडमेंट करने के बाद 61, इस उम्र को 21 साल से 18 साल कर दिया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कौन सा अमेंडमेंट है? यस, 61। चलिए चौथे फीचर्स पे आते हैं डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी का चौथा फीचर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब आपके मन में जो है वो बोल सकते हैं। लेकिन मन में जो है उसको बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को गलत बोल दें। इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप वो कह सकते हैं। कुछ गलत हो रहा है तो वो आप कह सकते हैं। इसे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें आप धरना प्रदर्शन, कॉकरोच बन के जंतर मंतर पे बैठना, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। इसका मतलब है कि आप कोई ग्रुप बना सकते हैं, 10, 15, 20 लोगों का। आप एक ग्रुप, एक संगठन बना सकते हैं और अपने हिसाब से देश के लिए काम भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फिर आपके पास छठा वाला आता है 6, फ्रीडम ऑफ कल्चर।
आप कोई भी कल्चर मान सकते हैं, किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, उसके त्योहार मना सकते हैं, ये आपका राइट्स है। फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन लिखना था, सॉरी, धर्म का भी अधिकार है। सेवेंथ पॉइंट है इंडिविजुअल फ्रीडम, ये भी हमें डेमोक्रेसी देता है। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब है हर कोई अपनी अपनी पर्सनल फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, कहीं घर ले सकता है, कोई भी काम कर सकता है और कितनी तक भी पढ़ाई भी कर सकता है। राइट टू एजुकेशन भी इसी में मिलता है हमें। ये हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम हो गया, 7 चीजें हो गई। अभी एक और बता देता हूं, ये है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, कानून की नजर में सब बराबर हैं, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं, ठीक है। तो ये 7 चीजें, 8 चीजें आपको याद रखनी है अगर आपको नंबर चाहिए अच्छे खासे, तो याद रखना है। ओके, तो अभी हमने फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ा, जिसमें हमने फाइनल डिसीजन इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यूनिवर्सल सफरेज, उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ कल्चर रिलीजन के बारे में हमने पढ़ा, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी की फीचर्स हैं। अपने पुराने वाले टॉपिक पे चलते हैं जो हम पीछे छोड़ के आए थे, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जिस तरीके से फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम इन 2-3 चीजों के बारे में तो आप पहले ही बात कर चुके हैं, हम इसमें पहले ही पढ़ चुके हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मैंने आपको 6 फंडामेंटल राइट्स और उसके आर्टिकल भी बताए और मार्क भी करवाए थे। अब एक डेमोक्रेसी इस बात पे प्रिंसिपल होता है, मतलब जिस चीज पे डेमोक्रेसी खड़ी है, अगर वो चीज नहीं होगी तो डेमोक्रेसी के होने का मतलब ही नहीं है। और इससे पहले जो हमने फीचर्स पढ़ा, उसका मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी की क्या खासियत है, डेमोक्रेसी हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो बिना सॉवरेनिटी के, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के, हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के वोट देने का अधिकार हो, उसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। कानून सबसे ऊपर हो, कानून से बड़ा कोई ना हो, और सबके लिए कानून बराबर हो, रूल ऑफ लॉ में हमने ये पढ़ा। तो इसके बिना भी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। फिर फंडामेंटल राइट्स पढ़े हमने कि देश में रह रहे नागरिकों को 6 अधिकार तो मिलने ही चाहिए। अब डेमोक्रेसी में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है, मान लो किसी एक देश में, कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी होगी, तो जितनी बार इलेक्शन होगा बच्चे, तो कोई और तो है नहीं, तो यही पार्टी जीतेगी ऑफ कोर्स। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है, दैट इज व्हाई कि डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम का होना जरूरी है, ताकि अगर किसी एक पार्टी को लोग पसंद नहीं करते हैं, या उसके आइडियाज पसंद नहीं आते हैं, उसकी वैल्यूज पसंद नहीं आती हैं, उसके प्रिंसिपल्स पसंद नहीं आते हैं, तो वो दूसरी पार्टी को इलेक्ट कर सकता है, चुन सकता है। अब इसी मल्टी पार्टी सिस्टम में एक वर्ड आता है बच्चे, कोएलिशन। कोएलिशन, कोएलिशन का मतलब होता है हिंदी में गठबंधन। जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां आपस में मिलके एक गवर्नमेंट बनाती है, यानी एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होगी, यानी एक के बस पे पूरे देश में गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं है, तो 2 पार्टियां आपस में मिल जाती है। जैसे इस समय आपने देखा होगा कि बीजेपी जब अदर पार्टी के साथ अलायंस करता है, तो बीजेपी ना रह के वो हो जाती है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यानी जब कोई एक पार्टी अपने दम पे मेजॉरिटी नहीं लाई
और वो जीत नहीं पाई, गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं कर पाई, वो तो दूसरे पार्टियों का सहारा लेती है। तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम में ऐसा हो सकता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन मल्टी पार्टी सिस्टम। लेकिन सिंगल पार्टी सिस्टम में लोगों के पास एक ही ऑप्शन रहता है और लोग उसी को वोट देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। अब ये वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 46 है जो ये बताता है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो समाज में हमारे वीकर सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस जैसे हम कहते हैं ना SC, ST, OBC, फिर उसके बाद EWS, कहीं पे EBC भी चलता है, तो इन सभी को वल्नरेबल ग्रुप्स का में डाला गया है। वल्नरेबल ग्रुप्स यानी आजादी के समय में समाज के जिन वर्गों का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, गवर्नमेंट ने उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड की, उनको एडुकेशन में छूट दी, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में छूट दी ताकि वो ग्रुप भी ऊपर उठ सके। तो उनके राइट्स से भी डेमोक्रेसी खड़ा है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो समाज में अगर सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अमीरों के पास ही रहेंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा डेमोक्रेसी का चल पाना। और अगर सारे रिसोर्सेज पे अमीर लोगों का ही कब्जा रहेगा तो वो डेमोक्रेसी नहीं, वो इकोनॉमी तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर व्यक्ति का ख्याल रखे और खासकर उनका जो वल्नरेबल ग्रुप से आते हैं, जो समाज के दूसरे ग्रुप्स के साथ उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगला है हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर। अब बच्चे पावर का सेपरेशन हम गवर्नमेंट में अलग अलग तरीके से करते हैं। पावर का सेपरेशन अलग अलग तरीके से होता है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। और उसके बिना भी डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं, क्योंकि अगर मान लो मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बाद भी पावर अगर सिर्फ एक हाथों में ही है, एक बंदे के पास ही अगर सारी पावर है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पावर का सेपरेशन जरूरी है। डेमोक्रेसी की एक प्रिंसिपल है ये, पावर ऑफ सेपरेशन। इसमें यह कहा जाता है बच्चे कि पावर को हमें बांटना है। तो गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन्हें हम इसे कहते हैं हिंदी में विधायिका, यह है कार्यपालिका और यह है न्यायपालिका जो न्याय देती है। तो पावर को 3 भागों में बांटा गया है, सबके पास इक्वल पावर दी गई है, कोई किसी के अंडर नहीं है और कोई किसी के ऊपर भी नहीं है। सबको इस तरीके से बनाया गया है कि सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ज्वाइंट है और एक दूसरे के बिना नहीं है। ये आपको लिखा हुआ सेपरेशन ऑफ पावर में दिख जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के पार्ट में। और इसमें साफ तरीके से लगा हुआ है पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बांटा जाता है और सभी को बराबर बराबर पावर दी जाती है। जैसे मान लो कि पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट यानी हमारे लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, चेंज कर सकता है। आर्टिकल 368 मैंने आपको बताया था, याद होगा। लेजिस्लेचर का काम क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज नई ऐड करना और पुरानी चीज को निकालना। ठीक उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव का काम होता है इंप्लीमेशन करना, किसी चीज को लागू करवाना, इन्फोर्स करवाना, उस रूल पे काम करना। और मान लीजिए अगर वो रूल ही गलत बना है तब आप जुडिशरी के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर वो रूल ही गलत है तो जुडिशरी क्या करेगी? गवर्नमेंट पे प्रेशर करेगी, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी कि गवर्नमेंट उस रूल को वापस ले ले। तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ पावर। पावर को इस तरीके से बांटा जाना कि सभी लोग इक्वल हों, सभी लोग इक्वल हों, गवर्नमेंट के सभी पार्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर। फिर एट द एंड हमारे पास है अकाउंटेबिलिटी।
डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट का निर्माण करती है जो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल का मतलब उनको जवाब देना पड़ता है, वो जो भी काम करेंगे उन्हें बताना पड़ेगा अलग अलग तरीके से आपको। जैसे एक एक्ट निकला था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके तहत आप किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो काफी आसान चीज है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसमें। सबसे पहला है सॉवरेनिटी, जिसमें हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को पढ़ा। फिर उसके बाद है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में हमने ये पढ़ा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स में हमने 6 फंडामेंटल राइट्स और उनके आर्टिकल के बारे में पढ़ा। फिर हमने मल्टी पार्टी सिस्टम में पढ़ा कि किस तरीके से अलग अलग पार्टियां बनती है और कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। फिर वल्नरेबल ग्रुप्स में हमने वो ग्रुप्स जो मेन सुविधाओं से अलग हो जाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी क्या कर सकती है। फिर पावर का सेपरेशन भी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है, जिसमें पावर को गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म्स में बांटा जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। और उसके सबसे अंत में अकाउंटेबिलिटी, यानी कोई भी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में बनेगी वो लोगों की बातों का जवाब देगी। जवाब देना इन द सेंस कि उसने जो भी काम किया है उसके बारे में अकाउंटेबल है, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब यहां पे देखिए एक चार्ट बना हुआ है। मैंने कहा, जैसा कि आपको कहा कि आपको इस बुक में नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे काम तो खुद कर दिए गए हैं। लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट होता है, स्टेट लेजिस्लेटर और लोकल बॉडी। देखिए मैं आपको बता देता हूं, लेजिस्लेटिव के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आपको बार बार अलग अलग वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी हर के ऊपर। मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा इसलिए भी कर पा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक है और मैं डायरेक्ट लेजिस्लेटिव को लेजिस्लेटिव पढ़ा दूंगा तो बाद में आपको ये दिक्कत होगी कि अरे ये वर्ड, इस शब्द का मतलब तो हमारे टीचर ने बताया ही नहीं हमें। ठीक है, लेजिस्लेटिव 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है बच्चे पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव का पहला पार्ट है पार्लियामेंट। दूसरा पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर और तीसरा पार्ट है लोकल बॉडीज। अब मैं इनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। यानी 2 बार इलेक्शन हो गई। जब इलेक्शन चैप्टर आप जाके वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा। पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये पूरे देश के लिए काम करता है पार्लियामेंट, पूरे देश के लिए। उसके अलावा हर स्टेट का अपना एक लेजिस्लेचर होता है, हर स्टेट का। उसमें भी एक होता है विधानसभा और कई कई जगहों पे विधान परिषद भी होता है, परिषद। और लोकल बॉडीज, गांव में हम कहते हैं पंचायत और शहरों में हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इस तरीके से लेजिस्लेचर के 3 अलग अलग पार्ट हैं, पार्लियामेंट में अलग, स्टेट लेजिस्लेचर अलग और लोकल बॉडीज अलग। तो ये तो एक फर्स्ट हो गया। दूसरा, इलेक्शन का प्रोसेस करवाने के लिए भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना, भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। इलेक्शन के बारे में अगर आपको सेपरेट वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे इलेक्शन का एक फेमस वीडियो देख सकते हैं। सबसे ज्यादा व्यू अभी तक उसी में ही है। 26 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमिश्नर की स्थापना हुई, कमीशन की स्थापना हुई। इसका मेन काम ही यही है, देश भर में इलेक्शन करवाते रहना। अगर आपसे कभी आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 324 लगता है इसमें, 324। ठीक है। और इलेक्शन डे कब मनाया जाता है? इलेक्टोरल डे या नेशनल वोटर डे, यह मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। ठीक है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष का नाम था सुकुमार सेन। इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी के लिए लिंक में दिए गए वीडियो को भी देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का एक सेपरेट वीडियो है। अब इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, वरना वीडियो और लंबी होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। लेट्स बैक टू द टॉपिक। फिर अगला आता है हमारे पास जुडिशियल। जुडिशियल में हम कोर्ट को जानते हैं। कोर्ट 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक है बेटा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास हाई कोर्ट्स, और थर्ड है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फैमिली कोर्ट वगैरह ये सब अलग अलग तरीके से आ जाते हैं। मेनली 3 टाइप के हैं। उसके अलावा पार्टिसिपेट करने के लिए मीडिया और सिविल सोसाइटी भी डेमोक्रेसी का पार्ट है। अकाउंटेबिलिटी में कंप्यूटर ऑडिटर जनरल CAG, जो कि देश भर में चल रहे जितने भी सरकारी महकमे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, उनकी चेकिंग करने के लिए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सब गवर्नमेंट की चेकिंग करता है समय समय पे कि गवर्नमेंट सही से काम कर रही नहीं कर रही, कोई धांधली वगैरह तो नहीं हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है? देखो बालकों, हमारी डेमोक्रेसी क्या है, एक दूसरे पे पूरी तरीके से डिपेंड है। यानी पावर इस तरीके से बांटा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट के बीच पावर को इस तरीके से बांटा गया है कि पावर का बैलेंस बने। यानी किसी के पास ऐसा ना लगे कि ज्यादा पावर दे दी गई है, किसी के पास कम पावर दे दी गई है। इसी प्रोसेस को हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को इस तरीके से बांटा गया है, इसी पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को हम चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया था कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वो देखो यहाँ पे कितना बढ़िया नोट्स बना के दे रखा है आपको। उससे पहले हम एक टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। मीडिया का क्या रोल है? वैसे हम जिस तरीके से लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, 3 पिलर है, हम मीडिया को चौथा पिलर कहते हैं। मीडिया यानी न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया वगैरह, जिसके थ्रू भी हमें खबर मिलती है। और ये मीडिया आजकल की जनरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज की जानकारी को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो इसलिए मीडिया को 4th पिलर कहा गया डेमोक्रेसी का। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। अब डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी 2 तरीके की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया कि 140 करोड़ वोटर हैं इंडिया में, और हर व्यक्ति का आपस में डिस्कशन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो ज्यादातर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वो सारी डिसीजन में भागीदारी लेते हैं। ठीक है, सब चीजें। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी तभी काम करेगी जब लोगों की संख्या ज्यादा ना हो। भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ लोग हैं, वहां 50-60 हजार लोगों को भी इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कभी भी लार्ज कंट्री में बच्चे काम नहीं करेगी, लार्ज कंट्री में काम नहीं करेगी। इसके लिए कंट्री छोटी होनी चाहिए, जैसे स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रियां, जहां लोग आपस में बहुत इजीली डिस्कशन कर सकते हैं। फिर इसी के अपोज में आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी इनडायरेक्ट। तो इसमें क्या करते, देखो जैसे डायरेक्ट वाले में क्या था, जो लोग हैं उस देश के जितने भी लोग हैं वो सारे फैसले लेने में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, लोग क्या करेंगे, पहले जैसे मान लो ये 10-20 हजार रुपए, 50 हजार लोग हैं ये, अब ये 50 हजार लोग किसी 1 या 2 लोग को चुनेंगे और वो इनके लिए फैसले लेगा। ठीक है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो जिसे चुना जाता है वो लोगों के बदले में डिसीजन लेता है, उसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इंडिया में आप जानते होंगे इसे।
लेकिन ये जो गवर्नमेंट होती है अकाउंटेबल होनी चाहिए। अकाउंटेबल का मतलब है जवाबदेह होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट ना हो जो किसी चीज का रिस्पॉन्स ना करे। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं बच्चे? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि हम चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए फिर सारे डिसीजन लेता है। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो अलग अलग पार्ट्स भी हैं। कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स इंडिया में चलती है, ठीक है, इंडिया में है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आप जानते होंगे इंडिया में प्ले होती है। ये कैसे है मैं बताता हूं आपको। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के दो पार्ट हैं, एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है कि इसमें पार्लियामेंट बनेगा। पार्लियामेंट के दो पार्ट बताए मैंने आपको, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी डिसीजन लेने के लिए इन दोनों का यूज किया जाएगा। कोई भी नए बिल पास होंगे, कोई भी नई कानून, कोई भी नए लॉ को लेके आया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले पार्लियामेंट जिम्मेदार होगा और ये पूरी तरीके से अकाउंटेबल होता है गवर्नमेंट के प्रति। सारे फैसले यहीं लिए जाते हैं। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है? इसमें जैसे कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में हम कैबिनेट मिनिस्टर चुनते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं इन्हें। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनते हैं और सारे फैसले प्रेसिडेंट ही लेता है। यानी लोगों ने डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुना। जैसे यूएसए अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप को जब वोटिंग शुरू हुई होगी तो उसमें लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाया होगा। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम नहीं करते हैं, वो पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। तो आपको समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और ये सिर्फ छोटी कंट्रीज में होती है। फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, ये डेमोक्रेसी बड़े कंट्री के लिए है और इसमें पूरी तरीके से लोग खुद नहीं चुनते हैं, लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए सारे फैसले लेता है। इसे दो पार्ट में हम बांटते हैं, एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और दूसरा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है? इसमें जो मेंबर हैं, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, वो ही अपना कैबिनेट और पीएम वगैरह ये सारे उसके मेंबर्स होते हैं। पीपल जो है, लोग हैं, एग्जीक्यूट करते हैं बट वो उनको, बट नॉट द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को नहीं चुनते हैं। फिर आता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या है? जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और प्रेसिडेंट ही सारी जिम्मेदारी लेता है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब तो अब आपको कुल मिला के समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, डेमोक्रेसी कैसे काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के कौन कौन से प्रिंसिपल है? जैसे कि डेमोक्रेसी हमें आजादी देगा, फ्रीडम, सभी लोगों को इक्वालिटी देगा, समानता, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी ये पार्टिसिपेशन को भी इनकरेज करेगा। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ, कानून के नजर में सब बराबर होंगे, सबको राइट्स और ड्यूटीज मिलेगी। फंडामेंटल राइट्स, यानी मैंने आपको 6 अधिकारों के बारे में बताया था, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, सबके मौलिक कर्तव्य भी हैं। उसके अलावा भी एक बात कही है कि डेमोक्रेसी डज नॉट ऑफर अ सिंगल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, एक टाइप की गवर्नमेंट नहीं होती इसमें। ऐसा क्यों होता है? कंट्री के हिसाब से गवर्नमेंट, अब आप कहीं देखोगे, आप कहीं डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल रूल होगा, कहीं डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट रूल होगा, कहीं पे डेमोक्रेसी में सिंगल पार्टी सिस्टम है और कहीं पे डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम है।
तो इस तरीके से डेमोक्रेसी के अलग अलग रूप है, यानी डिपेंड करता है कि आप डेमोक्रेसी को किस तरीके से, आप डेमोक्रेसी का किस तरीके से यूज करते हैं, ये आपके यूज के ऊपर है। तो डेमोक्रेसी को कई तरीके से बदला जा सकता है, इसके आजमाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। शायद आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी के को हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं जो कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है। यहां पे 4 अलग अलग टीमें दी गई हैं, टीम ए, बी, सी और डी। टीम ए के बारे में क्या लिखा हुआ है, ऑल स्टूडेंट्स एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, अपना एक प्रेसिडेंट चुनते हैं साल में एक बार। प्रेसिडेंट के पास पावर लिमिट है, जैसे कि वो कैंटीन से जुड़े हुए डिसीजन और किसी एक, और उसका जो वोट होता है वो बैलेट पेपर से होता है। बैलेट पेपर आपको पता होगा, मैं बताता हूं, एक डब्बा होता है, उसमें एक पेपर रखा होता है, 4-5 स्टैम्प होते हैं। जो पार्टी आपको पसंद है उसका स्टैम्प उठा के इसमें लगाया और इसको फोल्ड करके इस डब्बे में डाल दिया। बाद में जब इसकी गिनती होती है तो उसमें एक एक पेपर को गिना जाता है। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ईवीएम मशीन्स चल गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उसमें बस जाके बटन दबा दो और काम हो जाता है। पहले बैलेट पेपर चलता था, बैलेट पेपर चलता था और बैलेट पेपर में इस तरीके से वोटिंग की जाती थी। ठीक है, तो टीम ए ने बैलेट पेपर से वोट किया, अपना एक प्रेसिडेंट चुना। टीम बी ने वहीं पे हर साल इलेक्शन करवाए, हर क्लास में से एक, जैसे मान लो ये क्लास सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है, अलग अलग सेक्शन में से एक एक बंदा चुना गया। अब इन सारे बंदों ने ग्रुप बना के एक और बंदा चुना जो हेड होगा। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का अलग टाइप है। फिर एक और बात कर लेते हैं टीम सी की। टीम सी की बात और कर लेते हैं, देखो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पहले में डायरेक्ट लोगों ने अपने हेड को चुना, सेकंड में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना और रिप्रेजेंटेटिव ने हेड को चुना। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। फिर हम बात करते हैं टीम सी की। स्कूल के बच्चों ने डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट दिया काउंसिल मेंबर के लिए। तो यहां पे बच्चे दो चीजों में काम करेंगे, हेड ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल एंड द चीफ डिसीजन मेकर, यानी 2 पोस्ट के लिए एक ही बंदे को चुना गया। टीम डी में क्या है, इलेक्शंस हुए लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी उसमें से कुछ लोगों को ही चुना गया कि भाई तू और तू और तू और ये पर्टिकुलर बंदा वोट दे सकता है। ठीक है, जैसे मान लो ये बोल दिया क्लास के सिर्फ अच्छे नंबर देने वाले बच्चों को ही वोट देने का अधिकार है, तो ये अपने आप में बच्चे गलत हो जाएगा, ये अपने आप में एक गलत चीज हो जाएगी ना। बिल्कुल सही बात है। तो हमें इस चीज का खासा ध्यान रखना है कि ये 4 तरीके से डेमोक्रेसी का अलग अलग हमने इस्तेमाल देखा। आपको क्या बेटर लगता है, कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बेहतर है, वो आप देख लेंगे। यहां देखिए एक और शानदार चीज है हमारे पास। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फेडरलिज्म का मतलब। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 लोगों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर बांटा जाता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश पे राज करेगी, जो पूरे देश के फैसले लेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट के फैसले लेगी, बस पर्टिकुलर स्टेट के फैसले लेगी। उसके अलावा बाद के सालों में एक और गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट किया गया जिसे हमने कहा लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत सिस्टम वगैरह है। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो फेडरलिज्म का मतलब है गवर्नमेंट का ऐसा टाइप जिसमें एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के साथ पावर शेयर किया जा रहा हो। पावर शेयरिंग का चैप्टर भी मैंने डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं फेडरलिज्म के बारे में, उसमें मैंने डीप में समझा रखा है। चलिए बैक टू द टॉपिक, डेमोक्रेटिक सिस्टम समझते हैं। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यहां पे हर स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं, और उन सब का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को बोला जाता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। इंडिया की डेमोक्रेसी रिटर्न डेमोक्रेसी है। बच्चे ये वाला तो आपको पूरा याद होना चाहिए, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एमसीक्यू वगैरह में सिंगल वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कनाडा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द क्राउन ऑफ द, उसके अलावा देखो
मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर हेड है, लेकिन जो ब्रिटेन में की महारानी है वो एक गवर्नर जनरल बनाएगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ गवर्नमेंट का हेड होगा, ये सिर्फ गवर्नमेंट का हेड होगा। और यहाँ के की फीचर है, यहाँ पे फेडरलिज्म है, मल्टी पार्टी सिस्टम है कनाडा में भी। यूके की बात करें, यूके में डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ भी यहाँ पे भी रानी राजा का शासन है, ठीक है। मोनार्क हेड होगा स्टेट का और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होगा, यानी इसमें प्रेसिडेंट ना होके मोनार्क यानी राजा होते हैं। बिना लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जैसे हमारा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही यूनाइटेड किंगडम का ठीक उल्टा बिना लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। स्विट्जरलैंड की बात करें, इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लोग कम हैं तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला पार्ट बनाते हैं। फेडरल काउंसिल होते हैं, इसमें प्रेसिडेंट हेड होता है गवर्नमेंट का और प्रेसिडेंट को डायरेक्ट लोग चुनते हैं। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है और अलग अलग पार्टी ने आके अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की बात करें तो यहाँ प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और एग्जीक्यूटिव पावर लाई विद द प्रेसिडेंट, सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट को ही हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है और दो मेजर पार्टियां हैं, एक लेबर पार्टी है और एक और अभी मैं मिसप्लेस हो रहा है, आप उसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब बात करते हैं इंडिया की डीप में बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट जो है उसके दो पार्ट हैं बच्चे, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर को हम नहीं चुनते हैं, हम चुनते हैं लोकसभा के मेंबर को। इसके लिए डायरेक्ट हम वोट देते हैं, पीपल देते हैं वोट। इससे जो लोग आते हैं उनको कहते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे लिए रूल बनाते हैं। तो इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। पहली बात, ह्यूज रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर एक एमपी की बात करूं तो एक एमपी को लगभग 25 लाख के आसपास लोग चुन के भेजते हैं। उसके अलावा हमारे देश में हम जानते हैं इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने सारे लैंग्वेज हैं, तो इन सभी लैंग्वेज में 22 अलग अलग शेड्यूल लैंग्वेज है, 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इन सभी भाषाओं के लोगों के ऊपर चुनाव होते हैं, अलग अलग भाषा में, अलग अलग सिंबल से, अलग अलग पार्टी के नेम से, अलग अलग स्टेट्स में। लगभग पूरे देश में 1 मिलियन जहां हम वोट देने जाते हैं वो पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं। जहां आपके मदर फादर वोट देने जाते होंगे उनको पोलिंग स्टेशन कहते हैं। 1 मिलियन से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है। ये पोलिंग स्टेशन कहीं माउंटेन पे, कहीं जंगलों में, रेगिस्तान हो, आइलैंड हो, सभी जगहों पे हैं ये। हजारों, लगभग अभी तक में 2800 पॉलिटिकल पार्टी, अरे किसी किसी देश में तो एक पार्टी होती है, 2 पार्टी होती है। हमारे देश में 2800 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लोटा, चम्मच, बाल्टी, गिलास जो मिल जाए वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमारे यहाँ, ठीक है। किसान का हल, ठीक है, फूल, गमला, झाड़ू, सिलाई मशीन, सारी चीजें हैं पॉलिटिकल पार्टियां। 2800 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो ये लोगों को कंफ्यूज कर देती होगी? बिल्कुल, इजीली लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और पार्टियां जीत भी नहीं पाएंगी। इसलिए तो ऐसा होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि एक पार्टी जब मेजोरिटी नहीं ला पाती, अपने बस की नहीं होती है, तो दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी नहीं। इतनी सारी पार्टियां हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, इस चीज को तो आप जानते ही होंगे। तो इसी को बच्चे हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इंडिया की डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत जरूरी है और इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, ईसीआई, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अच्छा, अब मेरे सामने एक और है कि डेमोक्रेसी, मैंने भी बताया कि कुछ समय पहले कि डेमोक्रेसी के अलग अलग पैटर्न भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था मोनार्की भी एक डेमोक्रेसी हो सकती है, जैसे कि ब्रिटेन में चलता है, राजा का शासन है बट राजा के नीचे पीएम है। लॉ मेकर, मिलिट्री इनके अंडर में आएगी, मोनार्क के अंडर में, लॉ वगैरह,
एग्जीक्यूटिव और जज वगैरह। फिर एक होता है बच्चे एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में पीएम का कोई काम नहीं होता है, जो होते हैं किंग ही किंग होते हैं हर जगह, सारे जगह सिर्फ किंग की चलती है। एक इसी तरीके से मैं आपको एक बंदे के बारे में बताता हूं, उस बंदे का नाम है ईदी आमीन। ईदी आमीन युगांडा का रूलर था बंदा, युगांडा का। युगांडा एक देश है, 1971 में ईदी आमीन वहां का रूलर बना। वो मिलिट्री का बंदा था और मिलिट्री से ही उसने कब्जा कर लिया था। इसके शासन के दौरान लगभग 3 लाख लोग युगांडा के, 3 लाख लोग जो कि अलग अलग देशों के थे, उस देश को छोड़ने पे मजबूर हो गए। ठीक है, 3 लाख लोग। तो सोचो इस तरीके की भी गवर्नमेंट होती है, इसको हम एब्सोल्यूट मोनार्की। फिर एक आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम में चलता है। वहां पीएम वगैरह भी होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होंगे और हेड भी होगा। उसी तरीके से एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में क्या है, वहां एक रॉयल फैमिली राज करती है। रॉयल फैमिली कब से राज कर रही है? 1932 से। ये मॉडर्न किंगडम बोलते हैं इसको, मॉडर्न किंगडम आजकल के जमाने का। तो ये भी एक अब्सोल्यूट मोनार्की का एक एग्जांपल है, अब्सोल्यूट मोनार्की का एक एग्जांपल है। ठीक है, सऊदी की रॉयल फैमिली, यानी इसमें दूसरे गवर्नमेंट के पैनल्स नहीं बनाए जाते हैं, उनको नहीं सुना जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम। तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के टाइप्स, मतलब किस तरीके से डेमोक्रेसी चल सकती है। मैंने आपको मोनार्की बताया, मैंने आपको अब्सोल्यूट मोनार्की बताया, मैंने आपको ईदी अमीन का एग्जांपल दिया। ईदी अमीन को हम मिलिट्री डिक्टेटरशिप बोलेंगे, यानी जब मिलिट्री का शासन चल जाता है। ऐसा इराक वगैरह में भी हो चुका है, मिलिट्री का बंदा पूरे देश पे कब्जा कर लेता है, उसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ये ईरान एक देश है, ईरान, उसमें 2 टाइप की गवर्नमेंट, थियोक्रेसी और डेमोक्रेसी, दोनों चलती थी। ईरान में प्रेसिडेंट को चुना जाता था और पार्लियामेंट भी बनाया जाता था। ठीक है, इस तरीके से चलता था। तो थियोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, ईरान का मैंने एग्जांपल दिया है, थियो भी थी और डेमोक्रेसी भी है। तो थियो का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो गॉड के हिसाब से चलती हो, यानी उस मंदिर प्राइस्ट, पुजारी वगैरह, ये क्लर्जी पीपल्स, ये लोग काम कर रहे हो, और जो डाइटी हो, मतलब जो उस भगवान को मानता है, उसमें से एक बंदा जो है उसको गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाएगा। तो इस तरीके की गवर्नमेंट भी रेगुलेट होती है। तो ये मैंने आपको अलग अलग गवर्नमेंट के टाइप बता दिए, बाद में आपके बहुत काम आने वाला है थियोक्रेसी के बारे में। ठीक है, तो दुनिया भर में डेमोक्रेसी क्यों फैली? क्या कारण था कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी को लोग ज्यादा पसंद करने लग गए? इसमें सबसे पहला कारण है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर ज्यादातर डिक्टेटर्स के कारण हुआ। आप जानते होंगे जर्मनी के बारे में, जर्मनी में भी हिटलर था, है ना, 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ये एक बड़ा कारण रहा डेमोक्रेसी के आने का। दूसरा डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है पहले ब्रिटेन, फ्रांस, डच, इन लोगों ने क्या कर रखा था, दुनिया के अलग अलग देशों पे कब्जा कर रखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद ये कब्जे हटने शुरू हुए, यानी इन लोगों ने देशों को आजाद करना शुरू कर दिया। तो इसके कारण भी डेमोक्रेसी आई। और थर्ड जो चीज है वो है सोवियत यूनियन, जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, रशिया और उसके साथ मिले जुले देश, उनके खत्म होने के बाद दुनिया में ज्यादातर देशों ने डेमोक्रेसी को अपना लिया। तो डेमोक्रेसी लोगों को मदद करती है अपने फैसले खुद लेने में, इक्वल वर्क देती है, राइट टू डिसाइड देती है, राइट टू वोट देती है, रूल करना देती है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए ये बताती है। डेमोक्रेसी लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है।
अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो डेमोक्रेसी में लोग गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, और डेमोक्रेसी में अगली बार उसको वोट ना देके उसको हराया भी जा सकता है। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों का ख्याल रखा जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डेमोक्रेसी हेल्प करती है। उसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी में चैलेंजेस कौन कौन से हैं, डेमोक्रेसी कौन कौन से चैलेंज फेस करती है टाइम के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आप लिख लेंगे, मैं आपको लिखवा देता हूं अभी। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में वैसे आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन इट इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। जैसे कि फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। देखिए डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें गरीब और अमीर के बीच का जो दीवार है वो ज्यादा बड़ी होती जा रही है, या जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। पैसे वालों की पॉलिटिक्स भी कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेसी को। इसमें जो अनप्रिविलेज लोग हैं या जो वोटर्स हैं उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यानी गरीबों और अमीरों के बीच का जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो लोग पॉलिसी बनाते हैं वो ऐसा मानना है कि ज्यादातर वीकर सेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देते अपना अटेंशन। ये सेकंड वाले लाइन में लिखा हुआ है, गैप बढ़ता जा रहा है। थर्ड में है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास पैसा है उनके जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ऐसा बुक के हिसाब से मानना है। ज्यादा से ज्यादा पैसा का मतलब है आप इलेक्शन पे जितना पैसा खर्च करेंगे, एडवर्टीजमेंट पे जितना पैसा खर्च करेंगे, कैंपेनिंग पे, पब्लिसिटी पे, तो उससे आपके जीतने के आसार बन जाएंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक पैसों का गेम है। ऑर्डिनरी सिटीजन, आम आदमी इसमें मुश्किल से ही जीत सकता है। तो ये बिल्कुल सच बात है। तो ये आप इस चीज को उतार लीजिए, चैलेंजेस ऑफ द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की चैलेंजेस है। अब हम इसी में ही आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 1 से 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। इसमें तो एक तो आपको ये वुमेन रिजर्वेशन, मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप होते हैं, एक तो राज्यसभा, नहीं एक तो सेंटर, दूसरा स्टेट, और तीसरा मैंने बताया था लोकल बॉडीज। तो पहले के टाइम पे लोकल बॉडीज में फीमेल्स को इलेक्शन लड़ना और जीतना इतना पॉसिबल नहीं था। तो एक आर्टिकल लाया गया बच्चे, आर्टिकल 243 का सेक्शन डी। इसमें यह कहा गया कि 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 जितनी भी सीट्स होगी उस पर 1/3 पे फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, वो फीमेल के लिए। लेकिन अभी तक के 21 स्टेट्स में और 2 यूटीज ने 50% रिजर्वेशन कर दिया है, 50% रिजर्वेशन कर दिया है। ठीक है, पंचायती राज में खासकर। उसके अलावा यहाँ पे विमेन राइट की बात की जाए तो ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1928 में, अमेरिका में मिला बहुत टाइम बाद 1920 में, इंडिया में तो हमेशा से ही है, 1950 से ही लागू है जब से शुरू हुआ। तो इंडिया ने, क्योंकि इंडिया एक देखिए बाद में भी आज़ाद हुआ तो ये काफ़ी समय बाद की बात है, राइट टू वोट इंडिया में आ चुका था 1950 में। तो ये मेन है, इसको आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगले पेज पे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट था बेसिकली वो मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको बता दी हैं। उसके अलावा जो चीज़ जानने वाली है वो है आरटीआई एक्ट। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जानने का अधिकार, जो कि 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। इसमें आप गवर्नमेंट के किसी भी पार्ट के बारे में जानकारी लेनी हो, किसी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेनी हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके आप डायरेक्ट कन्वे कर सकते हैं चीज़ों को। चैलेंजेस मैंने आपको बता ही दिए हैं, ऑफ कोर्स इजी हो जाएगा आपके लिए। इसमें से मैंने उसका आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है, देन राइट इट। उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन बताता हूं मैं आपको जिसमें
डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल किया गया था। ये बात है इमरजेंसी की। 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगाया गया 1977 तक। उस समय क्या था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, देश में मंदी आने लग गई थी। तो जून 1975 में, और ऊपर से वोटिंग भी होने वाली थी और इंदिरा गांधी के पूरे हारने के आसार थे, तो इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तो इमरजेंसी में क्या होता है, जब भी इमरजेंसी आती है आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी काम के नहीं रहते हैं, उन सबको गवर्नमेंट जो है वो डिनाई कर देती है, हटा देती है पूरी तरीके से। जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, इमरजेंसी की सिचुएशन अलग अलग तरीके से आ सकती है। हो सकता है देश में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, उसका बेस इमरजेंसी लगाने का। उसके अलावा हो सकता है वॉर की स्थिति हो, या हो सकता है सिविल वॉर की स्थिति हो, देश में ही युद्ध चल रहा हो, उन दौरान पे इमरजेंसी इंपोज हो सकता है। तो इंदिरा गांधी ने फाइनेंशियल क्राइसिस का हवाला देते हुए देश में इमरजेंसी को स्टैब्लिश कर दिया और अगले 2 साल तक चुनावों को, इलेक्शंस को रद्द कर दिया गया। इससे रिलेटेड बहुत सारे लीडर्स ने, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जिनको कहा जाता है, उन्होंने अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट किए। फिर 1977 में इसको हटाया गया और दोबारा से बैलेट पेपर से वोट करवाए गए। बैलेट पेपर से वोट करवाए गए, दोबारा वोटिंग सिस्टम शुरू हुआ। तो ये एक बुरा समय कहा जाता है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमारे देश में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है, ऑपरेट करती हैं, जैसे कि एनएसएस है, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम, या एनसीसी है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इनकी स्थापना क्यों की गई? इनका एस्टेब्लिशमेंट का मेन कारण यह है कि लोगों में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, लोगों में जागरूकता बने अपने देश के लिए, क्या काम कर सकते हैं, देश में किस तरीके से भागीदारी कर सकते हैं, हर व्यक्ति को ये होना चाहिए। या फिर इसके लिए एक और, वो आपने सुना होगा, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पहले चलता था स्कूलों में। नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वन टॉपिक।